आज हम खुशवंत सिंह की लिखी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की दुनिया में चलेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये यादों का एक ऐसा गुलदस्ता है जो एक पोते और उसकी दादी के बीच के गहरे रिश्ते को हमारे सामने रखता है। एक ऐसा रिश्ता जो समय से, दूरियों से और यहाँ तक कि खामोशी से भी कहीं ज़्यादा गहरा था। तो चलिए इस दिल को छू लेने वाली यात्रा को एक साथ महसूस करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कथावाचक यानी पोते की नज़रों से, जो हमें अपनी दादी से मिलवाता है। और वो उन्हें कैसे देखता है? वो कहता है कि उसकी दादी पहाड़ों पर बिछी सर्दियों की बर्फ की चादर जैसी थी, एकदम पाक, शांत और सुकून देने वाली। मतलब वो सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो एक एहसास थी जिनके पास होने भर से ही एक अजीब सी शांति और संतोष महसूस होता था। अब कथावाचक हमें अपने परिवार की यादों की गलियों में ले जाता है, जहां वक्त का हिसाब कुछ अलग ही है। वो अपनी दादी की उस छवि से जूझता है जो उसके जहन में हमेशा से बसी है। एक ऐसी औरत जो हमेशा से ही बूढ़ी थी, और ये छवि उनके दादाजी के चित्र से कितनी अलग थी। कथावाचक के लिए ये सोचना भी आप कह सकते हैं नामुमकिन था कि उसकी दादी कभी जवान और खूबसूरत भी रही होंगी। उसकी यादों में तो वो हमेशा से वैसी ही थीं, झुर्रियों से भरा चेहरा, झुकी हुई कमर, और दूसरी तरफ दीवार पर टंगी दादाजी की तस्वीर। वो एक ऐसे इंसान की कहानी कहती थी जो हमेशा से दादा ही थे, कभी एक नौजवान पति या पिता नहीं। अब हम उनके रिश्ते के सबसे सबसे खूबसूरत दौर में चलते हैं, गांव के वो दिन जब कथावाचक के माँ बाप उसे शहर में बसने के लिए दादी के पास छोड़ गए थे। तब एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जो उसकी पूरी जिंदगी की नींव बन गई। उनकी हर सुबह प्यार और रस्मों से बुनी हुई थी। सोचिए, सुबह की प्रार्थनाओं से लेकर स्कूल तक साथ साथ चलना, और फिर लौटते हुए गांव के कुत्तों को बासी रोटियां खिलाना। हर छोटा सा काम उनके गहरे अटूट रिश्ते का सबूत था। उनकी दुनिया एक थी और उनका हर पल साझा था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। शहर जाना सिर्फ एक पता बदलना नहीं था, ये उनके रिश्ते में एक बहुत बड़ा मोड़ था। एक ऐसी दरार जो वक्त के साथ और गहरी होती चली गई। शहर की जिंदगी गांव की दुनिया से एकदम अलग थी। मंदिर के स्कूल की जगह अब इंग्लिश स्कूल ने ले ली थी। साथ पैदल चलने की जगह मोटर बस ने, और दादी अब साइंस और अंग्रेजी के पाठों में उसकी मदद नहीं कर सकती थी। उनका वो साझा जीवन धीरे धीरे अलग अलग रास्तों पर जा रहा था। दादी के लिए यह नई पढ़ाई लिखाई एक अनजानी और बेचैन करने वाली दुनिया थी। वो इस बात से दुखी थीं कि स्कूल में भगवान और धर्म की किताबों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। ये उनके विश्वास और उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था। और फिर जब संगीत की क्लास शुरू हुई तो ये रिश्ते में आई दूरी की आखिरी कील साबित हुई। दादी ने कुछ कहा नहीं, पर उनकी खामोशी किसी भी लफ्ज से कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रही थी। उनके लिए संगीत शरीफ लोगों का काम नहीं था, ये तो भिखारियों और तवायफों से जुड़ा था। और यहीं से उनके रिश्ते का एक नया और ज्यादा खामोश दौर शुरू होता है। जैसे जैसे उनके बीच की दुनियाएं अलग होती गईं, दादी ने अपने अकेलेपन को एक गहरी शांति के साथ अपना लिया। एक ऐसी स्वीकृति जिसमें शायद शिकायत से ज्यादा प्यार छिपा था। ये दूरी एक दिन में नहीं आई थी। पहले गांव का वो अटूट बंधन, फिर यूनिवर्सिटी में अलग अलग कमरे, और फिर विदेश में 5 साल की जुदाई। उनका रिश्ता बदलता रहा, पर फिर भी उनके बीच एक खामोश समझ हमेशा कायम रही। तो इस नई दुनिया में दादी ने खुद को कैसे समेटा? उन्होंने अपनी सुबह से लेकर शाम तक चरखे और प्रार्थना को सौंप दी। अपनी दुनिया को छोटा कर लिया, जिसमें बातचीत की गुंजाइश कम थी और खामोशी ज्यादा। पर उनकी उस खामोश दुनिया में एक ऐसा कोना था जहां हर रोज खुशियां चहचहाती थीं। वो आधा घंटा जब सैकड़ों गरैया उनके आंगन में जमा हो जाती और वो उन्हें रोटी के टुकड़े खिलाती थीं। ये उनके दिन का सबसे अनमोल हिस्सा था। एक ऐसा पल जहां बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कहा सुना जाता था। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, इस कहानी का नाम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी साहित्य की दुनिया में एक और बड़े काम की याद दिलाता है। ठीक 100 साल पहले 1881 में हेनरी जेम्स ने भी इसी नाम से एक उपन्यास लिखा था। 2 बिल्कुल अलग कहानियां, एक ही नाम, है ना कमाल की बात। जब कथावाचक 5 साल के लिए परदेश जा रहा था, स्टेशन पर विदाई का वो पल बहुत भारी था। दादी ने उसके माथे को चूमा और उसे लगा कि शायद ये उनके बीच शारीरिक संपर्क का आखिरी एहसास था, एक आखिरी अलविदा।
और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे शांत हिस्से में पहुंचते हैं। कथावाचक की वापसी एक अनोखे जश्न और एक बेहद मार्मिक विदाई का सबब बनती है। 5 साल बाद जब कथावाचक लौटा तो दादी स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही थी। वो एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। उनके होंठ अब भी खामोशी से प्रार्थना में हिल रहे थे। ऐसा लगा जैसे वक्त उनके लिए ठहर सा गया हो। अपने पोते की वापसी की खुशी में दादी ने कुछ ऐसा किया जो उनकी पूरी जिंदगी के उसूलों के खिलाफ था। पता है क्या? पहली बार उन्होंने अपनी शाम की प्रार्थना छोड़ी, पड़ोस की औरतों को जमा किया और एक पुरानी ढोलक पर घंटों योद्धाओं के घर लौटने के गीत गाए। ये एक ऐसा जश्न था जिसने उन्हें पूरी तरह से थका दिया। अगली सुबह वो बीमार पड़ गईं, लेकिन उन्होंने बड़े सुकून से ऐलान किया, मेरा अंत नज़दीक है। उन्होंने अपने आखिरी लम्हों को बात करने में ज़ाया करने से इनकार कर दिया और प्रार्थना को चुना। उनके जाने के बाद एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हजारों गौरैया, जिन्हें वो हर दोपहर दाना डालती थी, आंगन में खामोशी से जमा हो गईं, एक अजीब और गहरी शांति के साथ। लेकिन वहां कोई चहचहाहट नहीं थी। एक अजीब गहरा सन्नाटा था। वो सारे के सारे परिंदे चुपचाप बैठे थे आंगन में, और उनके शरीर के चारों ओर जैसे वो भी मातम मना रहे हों। कथावाचक की मां ने उन परिंदों के आगे रोटी के टुकड़े फेंके, पर किसी ने भी एक टुकड़ा तक नहीं छुआ। वो शायद वहां अपना दुख जताने आए थे, पेट भरने नहीं। और जैसे ही दादी के जिस्म को ले जाया गया, वो सब भी चुपचाप उड़ गए। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम उस प्यार को कैसे समझें जो लफ्ज़ों, वक्त और यहाँ तक कि इंसानों और परिंदों के बीच की सरहदों को भी पार कर जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चा जुड़ाव आखिर होता क्या है और वो कितने अनकहे तरीकों से हमारे सामने आता है।